नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। आज बोर्ड ही देख के आप समझ गए होंगे कि हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कि गोंड जनजाति से क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों को हमने लिखा हुआ है और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें। होपफुली इस जनजाति से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति है और गौंड जनजाति अपने आप को द्रविड़ियन मूल का मानती है कि ये जनजाति द्रविड़ियन मूल की है। द्रविड़ियन मूल में एक शब्द है कोड शब्द, और उस कोड शब्द का अर्थ होता है पर्वत। यहाँ लिखा भी हूं मैंने कि द्रविड़ियन मूल का एक शब्द है कोड शब्द, और कोड शब्द का अर्थ होता है पर्वत, यानी ऐसी जनजाति जो पर्वतों में निवास करती हो, जंगलों में निवास करती हो, उसे हम गौंड जनजाति के अंतर्गत रखते हैं। गौंड जनजाति जो है वो अपने आप को कोयातुर भी कहती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो अपने आप को कोयातुर कहती है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो जनजाति है उसका नाम है गौंड जनजाति, जो अपने आप को कोयातुर कहती है। और कोयातुर का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों में निवास करने वाले लोग, या जो जंगलों में निवास करते हैं वो लोग। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे एक बार पूछा गया है, 2015 की पीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि कोयातुर जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है। तो ये गौंड समुदाय या गौंड संबंधित शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है। कोयातुर यानी पर्वतवासी, पर्वतों में निवास करने वाले। अगला क्वेश्चन है कि ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फैली हुई है, लेकिन विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्रों में इनका जो विस्तार है ये बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश में जनजाति पढ़ाने वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये 3 खंडों में हमने विभाजन किया है जनजातियों का मध्य प्रदेश में। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देखिए, उससे भी आपकी मदद होगी। बहरहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इसमें बोला गया है कि विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्रों में इनका संकीर्णन है। तो आपको पता है कि एक विंध्य का हमारा विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला है और एक है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो जो विंध्य के पर्वत श्रृंखला है या सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में सर्वाधिक घने वन है। जो विंध्य है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना या भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा नवीन पर्वत श्रृंखला है और ये नवीन पर्वत श्रृंखला में या विंध्य में ही ये जनजाति निवास करती है। तो सर्वाधिक मात्रा में आपसे पूछे कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है, तो विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में ये जनजाति निवास करती है। जिलों की बात होगी तो जिला आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो जिले होंगे, एक होगा सिवनी जिला, सिवनी के बाद में छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद में बैतूल, बैतूल के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद में नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद मंडला, मंडला के बाद बालाघाट। यहाँ पर ये जनजाति विशेषकर सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। तो आपको साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के दक्षिणतम हिस्से में, यानी कौन से पर्वत, हमारा सतपुड़ा का पर्वत और विंध्य के पर्वत में जो जंगल हैं उन जंगलों में ये जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए होगा कि मोटे अनाज के रूप में ये पेज का प्रयोग करती है, यानी ये जो जनजाति है मोटे अनाज के रूप में पेज बना के पीती है मोटे अनाज का। जैसे मक्का की दलिया, मक्का को बारीक पीसकर दलिया का निर्माण होता है और दलिया को ये उसको बना करके पी जाते हैं। गेहूं की दलिया इसे भी बनाकर पी जाते हैं, और जो पीते हैं उसे कहते हैं पेज, है ना, बना के जो पीते हैं उसे पेज कहते हैं। तो इनका ये अत्यधिक प्रिय पदार्थ है या अत्यधिक प्रिय इनका खाद्य पदार्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा कि विधवा विवाह वधू मूल का प्रचलन है। विधवा विवाह और वधू मूल, विधवा विवाह से आप समझ ही गए होंगे, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो विधवा हो जाती हैं। तो ऐसे जो लड़कियां जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई हो उनका पुनर्विवाह किया जाता है। तो विधवा विवाह का ये जो प्रजाति है, ये जो जनजाति है गौंड जनजाति, इसका समर्थन करती है और विधवा विवाह करवाती है। वधू मूल्य का प्रचलन ये है कि वधू जो वर पक्ष होता है या जो लड़का पक्ष होता है वो लड़की पक्ष को एक मूल्य चुकाता है, चाहे वो जितनी भी राशि तय की गई हो, तो वो राशि का मूल्य चुका करके और शादी करता है। तो ये वधू मूल्य कहलाता है। तो इसमें विधवा विवाह और वधू मूल्य दोनों का प्रचलन है। ये जनजाति दोनों का समर्थन करती है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये विधवा विवाह का समर्थन करती है। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो विधवा विवाह का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, हर किसी की ज़िंदगी है। तो इसमें भी इनका बड़ा अच्छा रोल काल है, ये बड़ी अच्छी बात है। साथ ही में एक चीज़ और फैक्टर रखेंगे कि ममेरे और फुफेरे भाई बहन का विवाह हो जाता है।
यानी मामा का लड़का बुआ की लड़की हो तो विवाह हो जाएगा, दोनों जो है वो भाई बहन लगेंगे और भाई बहन के इसमें शादी हो जाती है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों की शादी हो जाती है। और ये जो ममेरे फुफेरे भाई बहन की शादी हो रही है इसे दूध लटवावा या दूल्हा लटवावा कहते हैं। तो दूध लटवावा किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ममेरे और फुफेरे भाई बहनों की आपस में शादी करवा दी जाती है। इस समुदाय इसका भी समर्थन करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको साथ ही ध्यान रखना है कि ममेरे और फुफेरे भाई भाई जो बहन होंगे, भाई बहन आपस में रिश्ते में लगेंगे। बेसिकली जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उन जगहों पे किसी भी समुदाय के लोग ममेरे फुफेरे भाई बहन से शादी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो समुदाय है या मध्य प्रदेश का जो समुदाय है उसमें से जो गौंड जनजाति है वही जनजाति ममेरे और फुफेरे भाई बहनों का विवाह करवाती है और उसे दूध लौटावा कहते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि दूध लौटावा कौन सी जनजाति के द्वारा समर्थन मिलता है या वो करती है। तो आपको ध्यान रखना है जो है गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में दूध लौटावा या ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह करके दूध लौटावा प्रथा को अभी भी बनाए हुए है, बरकरार रखे हुए है। अगला विवाह की अन्य प्रथाएं और प्रचलित है, जिसमें पटौनी विवाह, चढ़ विवाह और लमसेना विवाह, 3 प्रकार के विवाह इसमें होते हैं। पटौनी विवाह, चढ़ विवाह और लमसेना विवाह। अब पटौनी विवाह क्या होता है? पटौनी विवाह वो होता है जिसमें जो लड़की होती है वो बारात लेकर लड़के के घर जाती है। जब लड़की बारात लेके लड़के के घर जाएगी तो उसे पटौनी विवाह कहेंगे। चढ़ विवाह क्या होता है? चढ़ विवाह जस्ट अपोजिट होता है पटौनी विवाह के, मतलब जो लड़का होगा वो लड़की के घर जो है बारात लेकर के जाएगा, तो ये होगा चढ़ विवाह। वही लमसेना विवाह क्या होता है? तो लमसेना विवाह में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो लड़का होता है वो लड़की के घर आके रहता है या रुक जाता है, हमेशा के लिए वहीं रह जाता है, वही उसका ससुराल मायका हर चीज़ वही हो जाती है। तो लड़का लड़की के घर जाके, वधू पक्ष के घर जाके पूरे तरीके से वहीं निवास करता है, तो ये लमसेना विवाह के अंतर्गत आता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ में अगला क्वेश्चन होगा कि बारी नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो गौंड जनजाति है वो किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि करती है। तो जो एक झूरमिंग कृषि होती है उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि झूरमिंग कृषि क्या होती है कि जो भी जनजाति या जो भी समुदाय जो होता है जंगलों को काट करके या वनस्पतियों को, पेड़ों को काट करके खेती करते हैं। फिर वो खेती थोड़े दिन के बाद अनउपजाऊ हो जाती है और फिर वो ज़मीन को छोड़ करके, जैसी खाली की वैसी छोड़ करके अन्य ज़मीन में जाकर फिर से वनस्पति काटेंगे, फिर वहाँ के पेड़ पौधे हटाएंगे और फिर वहाँ खेती करेंगे। थोड़े दिन बाद वो ज़मीन भी खेती करने के योग्य नहीं बचेगी तो फिर और अन्य जगह में जाएंगे, फिर ये क्रम उनका चलता रहता। तो इसे हम कहेंगे, इस भाषा में या गौंड शब्द में इसे कहते हैं बारी नामक, है ना। बारी नामक स्थानांतरित कृषि कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो गौंड जनजाति के द्वारा की जाती है। कल हमने जो पढ़ा था भील जनजाति, उस भील जनजाति में भी पढ़ा था कि वो स्थानांतरित कृषि करती है और वहाँ पर उस जनजाति में उसे चिमाता कहते हैं। यानी भील जनजाति में चिमाता कहते हैं और इस जनजाति में बारी कहते हैं। बारी स्थानांतरित कृषि करते हैं। साथ में ये वनोपज संग्रहण, पशुपालन और मुर्गी पालन आजीविका के मुख्य साधन हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जब मध्य प्रदेश आज़ाद नहीं हुआ था या भारत आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेजों को गुलामी से, तो उसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हमारे जल जंगल ज़मीन में सब पहला अधिकार किसको दिया गया था? तो वो हमारे आदिवासियों को दिया गया था। लेकिन 1910 में जब वहाँ पर अंग्रेज़ों ने छत्तीसगढ़ की ज़मीन पर, बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की ज़मीन पर उन्होंने पूरे अधिकार जनजातियों से वापस ले लिए, जल जंगल ज़मीन के अधिकार वापस ले लिए। तो 1910 में आंदोलन हुआ था। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जब उसको जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर मैं बता देता हूँ 1910 के बाद में इसे पूर्णतः जो है जल जंगल ज़मीन से वो कर दिया गया इस जनजाति को। लेकिन आज भी ये वनोपज के जो चीज़ें हैं, वनोपज में जैसे महुआ गिरता है तो महुए को उठा के लाना और उसको फिर बेचना, इस तरीके की वनोपज की चीज़ें, पशुपालन करते हैं और मुर्गी पालन करते हैं। फिर आगे मजदूरी भी करते हैं ये। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बारी नामक स्थानांतरित कैसे करते हैं, साथ ही वनोपज का संग्रहण करते हैं, पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं और जो लोग ये सब नहीं कर पाते तो वो मजदूरी करते हैं। ये जनजाति बहुत पढ़ी लिखी है मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है।
यानी सबसे अच्छी पढ़ी लिखी जनजाति पूछेगा मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति पूछेगा तो आपको गोंड जनजाति ही बताना है। मेरे बहुत सारे लोग संपर्क में हैं गोंड जनजाति के जो अच्छे पदों में जा चुके हैं, यानी पढ़ लिख के जा चुके हैं। तो ये ज़्यादा पिछड़ी जनजाति नहीं है। थोड़े समय बाद मुझे लगता है कि ये जनजाति जो है, इसको जनजाति से हटा करके कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या इसे पिछड़ी जाति से जनजातियों से हटा करके ऊंची जाति में सम्मिलित कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे ये डेवलप हो चुके हैं। अगला है कि धार्मिक विश्वास इनका टोटम है। टोटम क्या होता है? तो टोटम ये होता है कि ये किसी भी पशु की हत्या नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी नहीं काटते हैं। ये टोटम कहलाता है, यानी पशु पक्षियों की हत्या नहीं करेंगे और साथ ही साथ पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे, तो ऐसी प्रथा को ये टोटम कहते हैं। लेकिन जब ये प्रथा इनकी धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ जाए तो ये कुछ जगहों में, जैसे किसी का मुंडन हुआ, किसी के विवाह हुआ, या ऐसी प्रथाएं, ऐसी समाज में जब उत्सव होते हैं तब ये बलि देते हैं। तो कई बार ये सुअर की भी बलि देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये टोटम। टोटम किस जाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटम किस प्रथा से संबंधित है। तो ये गौंड जनजातियों की प्रथाओं से संबंधित है, जिसमें पेड़ों की बलि नहीं दी जाती और साथ में जो जानवर होते हैं उनकी भी बलि देना वर्जित है, नहीं देते हैं, उसे टोटम कहते हैं। अगला है कि इनका जो सबसे प्रमुख देवता है ये बूढ़ा देव। ये जो है बूढ़ा देव को अपना सर्वाधिक सबसे अच्छा या सबसे प्रमुख देवता मानते हैं। और दूसरे देवता है जैसे इनका दूल्हा देव, सूरज देव और नारायण देव, ये भी देवता है, इनकी पूजा करते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनके देवता के बारे में। तो बूढ़ा देव इनका प्रमुख देवता है, दूल्हा देव, सूरज देव और नारायण देव इनके साथ में ये भी देवताएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 2000 मेरे ख्याल से 17 में पूछा गया था ये बूढ़ा देव वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आप नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मनोरंजन की प्रमुख प्रथा घोटुल है। इसके सदस्य अविवाहित स्त्री और पुरुष होते हैं, यानी जो लड़का और जो लड़कियों की शादी नहीं होती है वो घोटुल में निवास करते हैं। अब घोटुल क्या है? घोटुल आप समझ जाइए कि घोटुल एक ऐसा घर होता है जिसमें अविवाहित स्त्रियां गांव के अविवाहित स्त्री या पुरुष जो होते हैं गौंड समुदाय के, उस घर में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। यानी विवाह के पूर्व रहने की प्रथा प्रचलन कुछ जगहों में है, तो उसे घोटुल कहा जाता है। तो ताकि वो अपने जो गौंड संप्रदाय है उसकी प्रथाओं को ठीक तरीके से समझ पाएँ और वो आगे घर बसा के अपना जीवन यापन कर पाएँ, इसलिए घोटुल बनाए गए हैं। ये मध्य प्रदेश में आपको थोड़े जगहों में मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रथा बहुत अधिक में प्रचलित है घोटुल की। तो मनोरंजन की प्रमुख प्रथा घोटुली है। आपको ध्यान रखना है, अविवाहित स्त्री पुरुष यहाँ पर जाते हैं, विवाह के पूर्व पति पत्नी की तरह जीवन जीते हैं और अपने जो समुदाय होता है उस समुदायों की परंपराओं को वहाँ पर सीखते हैं, ताकि वो आगे चलकर उस समुदायों की परंपरा को ठीक से निभा पाएँ। तो ऐसे स्थान को घोटुल कहते हैं, जिसमें वो मदिरा पान इत्यादि भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है उपजातियाँ, यानी इस समुदाय की कौन कौन सी उपजातियाँ हैं। तो पहली है अगरिया। जो अगरिया समुदाय है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, ये ध्यान रखेंगे, उपजातियों का क्वेश्चन आता ही आता है। तो उपजातियों में पहली है अगरिया। अगरिया वो होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, यानी गोंड जनजाति के वो लोग जो लोहे का काम करते हैं उन्हें अगरिया कहते हैं। अगला होता है प्रधान। प्रधान मतलब, प्रधान से आप ये मत समझिए कि प्रधान मतलब होता है कि सरपंच बना दिए तो उसे प्रधान कहेंगे, यहाँ वो नहीं होगा। यहाँ प्रधान वो होंगे जो मंदिर की पूजा पाठ करते हो, उन्हें प्रधान कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रधान जनजाति है वो किसकी उपजाति है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रधान है वो गौंडों की उपजाति है। ये मंदिरों में पूजा पाठ या पुजारी का काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगला है कोयला भूतिस। कोयला भूतिस जो होते हैं नाचने गाने वाले लोग होते हैं, यानी वो समुदाय जो नाच गा कर के अपना जीवन जीता है, उसे हम कौन से कहते हैं? कोयला भूतिस कहते हैं। नाचने गाने वाले समुदाय होते हैं। अगला हमारे पास उपजाति है वो है ओझा। ओझा जो होते हैं वो तांत्रिक क्रिया, झाड़ फूक इत्यादि जादू टोना से संबंधित कार्य करते हैं, इन्हें हम ओझा कहते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह आपको देखने मिल जाएगी जिसमें डॉक्टर के यहाँ ना जाने से पहले ही ओझा तांत्रिकों के पास जाया जाता है। तो ओझा भी एक क्या है, इनकी गौंडों की उपजाति है जो तांत्रिक क्रिया करने में मशहूर है। इसके बाद है सोलाहस। सोलाहस जो है बढ़ईगिरी का काम करते हैं, यानी जो बढ़ई होते हैं, यानी लकड़ी का काम करने वाले लोगों को बढ़ई कहते हैं। और बढ़ई जो है
सोलाहस यानी गोंडों की उपजाति है सोलाहस, और ये बढ़ईगरी का काम करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इनके निवास के आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब निवास के आधार पर दो भागों में कैसे वर्गीकृत किया गया है, एक को कहा गया है राजगौंड, एक को कहा गया है धुरगौंड। धुरगौंड को ध्रुवे गौंड भी कहते हैं। कहीं कहीं धुरगौंड, किसी पुस्तक में धुरगौंड लिखा है, किसी पुस्तक में ध्रुवे गौंड लिखा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि निवास के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है, एक है राजगौंड और एक है ध्रुवे गौंड। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, जो राजगौंड होते हैं वो राजा महाराजाओं से संबंध रखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारा हिस्सा गौंड शासकों का रहा, जैसे मंडला में रानी दुर्गावती रही, आपके छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह रहे, सिवनी में आपके दलपत शाह रहे। तो जो राजा है वो राजा समुदाय से जोड़ने वाले समुदाय को राजगौंड कहा गया, और धुरगौंड वो जो लोग थे जो राजाओं के यहाँ पर नौकरी करते थे, या तो सैनिक थे, मजदूरी थे, या उनके यहाँ नौकर का काम करते थे, वो धुरगौंड है। वर्तमान में ये जो समुदाय है ये मजदूरी करता है, ध्यान रखेंगे मजदूरी करता है। और ये राजगौंड की बात होगी कि वर्तमान में अब राजा रजवाड़े तो रहे नहीं, तो ये राजगौंड क्या करते हैं, तो राजगौंड जो है वो जमींदार से क्या बन गए, किसान बन गए, यानी खेती किसानी का काम करने लगे, बड़े किसान बन गए। अब राजगौंडों के यहाँ पे कौन जाता है मजदूरी करने, धुरगौंड जाते हैं। तो आपको ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रमुख नृत्य आपको पूछा जाएगा कि गौंड जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से है, तो पहला नृत्य है सैला नृत्य। सैला नृत्य से आप समझ ही गए होंगे कि सैला नृत्य जो होता है ये सावन और आषाढ़ मास में सैला नृत्य किया जाता है, जिसमें एक मृदंग होती है, मृदंग के चारों तरफ पुरुष वर्ग ये नृत्य है, जिसमें पुरुष ही पुरुष नृत्य करते हैं, महिलाएं इसमें सम्मिलित नहीं होती हैं। एक मृदंग बजाने वाला होता है और मृदंग के चारों तरफ पुरुष एक एक छोटी छोटी लाठी लेकर के, छोटे छोटे लाठी के टुकड़े लेकर के सैरा गाते हुए, सैरा गीत गाते हुए नृत्य करते हैं, गोल गोल घूमते हुए। तो ये सैरा नृत्य होता है। कर्मा नृत्य क्या होता है, अगला है कर्मा नृत्य, भदोनी नृत्य, बिरछा नृत्य, सजनी नृत्य, दीवानी नृत्य, सुआ नृत्य, कहरवा नृत्य और रीना नृत्य। तो इन जनजातियों की ये नृत्य है। तो कर्मा नृत्य क्या होता है, कर्मा नृत्य वो होता है जिसमें एक मृदंग बजाने वाला होता है और स्त्री पुरुष जो होते हैं उस मृदंग बजाने के चारों तरफ गीत गाते हुए कमर में हाथ रख के और डांस करते हैं, एक दूसरे की कमर में हाथ रख के डांस करते हैं गोल घेरा बनाते हुए। तो कमर में हाथ रख के नृत्य किया जाता है कर्मा नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के आपके प्रमुख नृत्य गौंड जनजातियों से संबंधित, सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, भदौनी नृत्य, बिरछा नृत्य, सजनी नृत्य, दीवानी नृत्य, सुआ नृत्य, कहरवा नृत्य और रीना नृत्य। भदौरी नृत्य भी उत्सव, शादी विवाह के उत्सव में किया जाता है। बिरछा नृत्य भी उत्सव मनाते हैं जब किया जाता है। सजनी नृत्य जो होता है, ये सजनी नृत्य बेसिकली आम बोलचाल की भाषा में कहें तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, यानी दो समुदाय, दो लोग, या एक तरफ स्त्री बैठेंगे, एक तरफ पुरुष बैठेंगे, और प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा ही, यानी स्त्री गीत गाते हुए प्रश्न करेगी, वहीं पुरुष उसका जवाब प्रश्न देते हुए करेगा। तो ये सजनी नृत्य में आता है, आपको ध्यान रखना है। दीवानी नृत्य भी इसी तरह की परंपरा है कि जो शादी होती है, शादी के बाद में 6 या 7-8 दिन के बाद में इस तरीके की नृत्य घर में आयोजित करवाए जाते हैं, उसमें दीवानी नृत्य होते हैं। सुआ नृत्य भी खुशी के मौके में किया जाता है। करवा नृत्य और रीना नृत्य भी खुशी के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा कि प्रमुख पर्व, यानी इन जनजातियों के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं। तो पहला है बिदरी, दूसरा है कर्मा, तीसरा है हरदिली, और चौथा है छोरता, और फिर है नवाखाती, मेघनाथ, बागपंथी और मड़ई। ये इनके प्रमुख पर्व हैं। तो ये प्रमुख पर्व आपको ध्यान रखिए कि जो कर्मा होता है ये कर्मा फसल बोए जाने के पहले किया जाता है, और हरदिली फसल काटते समय किया जाता है। छोरता नृत्य भी खुशी मनाई जाती है तब की जाती है। नवाखानी जब फसल नई आ जाती है तो पहला खाना कहलाता है कि फसल आने के बाद में पहला भोजन खाते हैं, तो उसे नवाखानी के रूप में मनाया जाता है। और नवाखानी में वो नया नया खाते हैं। किसी भी फसल जब आती है तो फसल का नया खाना उनके लिए नवा खाना हो जाता है, तो उसे वो क्या मनाते हैं, पर्व के रूप में मना जाते हैं। मेघनाथ जो होता है ये मेघनाथ और रावण की पूजा करने वाली परंपरा से संबंधित है कि एक बार ऐसा हुआ था कि ये समुदाय, गौंड समुदाय जो था, ये किसी भारी मुसीबत में आ गया था, किसी मुसीबत का शिकार हो गया था, और रावण का पुत्र मेघनाथ ने इनकी सहायता की थी। तब से वो मेघनाथ को इष्ट के रूप में मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को पुस्तकों में बताया गया है, तो वही सब चीज़ें हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो मेघनाथ नृत्य जो होगा वो मेघनाथ जो रावण का पुत्र है उसकी
उपासना के लिए किया जाता है। बाघपंथी नृत्य जो होता है वो इनका एक इष्ट देव मैंने बताया था बाघपंथी नारायण, है ना। नारायण जो देवता है इस यानी पूजा पाठ करते हैं, ये इंद्रदेव प्रसन्न करते हैं नारायण देव को, और फिर वहाँ से बारिश होती है और फसल को अच्छे उपज के लिए ये किया जाता है। ये प्रमुख पर्व में, ये बाघपंथी पर्व में आपसे पूछा भी सकता है कि कौन से देवता की पूजा होती है, तो इसमें नारायण देव की होती है। नारायण देव से खुशी करके ये मानते हैं कि जो हमारी आने वाली फसल है वो अच्छे से पक जाए, ठीक तरीके से बारिश हो पाए, इसलिए कब किया जाता है। मड़ई आप सब तो जानते हैं कि मड़ई इनका प्रमुख पर्व है, यानी गांव में जंगलों में हर व्यक्ति तो शहर तक जा नहीं सकता, शहर में हर दिन तो जा नहीं सकता, इसलिए ये फसल आने के बाद में यानी दीपावली के बाद हर 2 4 8 गाँव में मड़ई लगाई जाती है, और ये रात में लगाई जाती है मड़ई। फिर जो अब गोंड जनजाति के लोग होते हैं ये रात में वहाँ पर जाते हैं और फिर अपना सामान जो जो खरीद कर लाना है वो सामान, ज़रूरत का सामान खरीद के लाते हैं और फिर इस तरीके से अपना पर्व मनाते हैं। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के बारे में। होपफुली आज का वीडियो हम मध्य प्रदेश का जो गोंड जनजाति का है बहुत ही अच्छा रहा होगा आपके लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि और कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई होंगी तो हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। So I think it's enough for today. Thanks for watching and keep supporting me. Thank you.